लोग कहते हैं कि भारत केवल सपेरों और किसानों का देश है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जब दुनिया को शून्य की जरूरत थी तो वह भारत ने दिया था। जब दुनिया को कोडिंग और कंप्यूटर की भाषा समझने की जरूरत पड़ी तो भारत के गांवों से निकले बच्चों ने ही सिलिकॉन वैली से लेकर पूरी दुनिया पर राज किया। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी है मेरी आराध्या की, एक किसान की बेटी जिसने मिट्टी के घरों में रहकर आसमान छूने का सपना देखा। उस दिन हमारे गांव रामपुर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वैसी खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। हमारे घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे पंचायत जैसा माहौल था, लेकिन फैसला किसी और का नहीं, मेरा होना था। मैंने अभी अभी देश के सबसे बड़े कॉलेज IIT से टॉप किया था। पूरा गांव खुश था, सबको लग रहा था कि अब रामकिशन की बेटी अमेरिका जाएगी, डॉलर छापेगी और अपने बाप को नोटों की गड्डी में नहला देगी। लेकिन मेरी जेब में जो ऑफर लेटर था वह अमेरिका का नहीं था। बाबूजी खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, वैसी चमक जो एक पिता की आंखों में तब आती है जब उसे लगता है कि उसके जीवन भर की तपस्या सफल हो गई। अरे ओ आराध्या की मां, बाबूजी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जरा गुड लाओ, आज हमारी बिटिया ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। सुना है बंगलौर की कोई कंपनी इसे साल का 50 लाख देने को तैयार है। 50 लाख! मैंने तो सपने में भी इतने शून्य नहीं देखे। मां पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आईं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक डर भी था। शायद मां का दिल जान गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक गहरी सांस ली, मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस पिता ने अपनी पसलियां तोड़कर मुझे पढ़ाया, आज उनका दिल तोड़ने का वक्त आ गया था। मैं बाबूजी के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। बाबूजी, मेरी आवाज गले में अटक रही थी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबूजी ने हुक्का नीचे रखा और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। बोल बिटिया, अब क्या कहना? अब तो बस टिकट कटा और जा उस बड़ी नौकरी पर। हमारे दिन तो फिर गए। बाबूजी, मैं बंगलौर नहीं जा रही और न ही मैं अमेरिका जा रही हूं। बाबूजी का हाथ मेरे सिर पर रुक गया। क्या मतलब? तो क्या करेगी? गांव में रहकर खेती करेगी? नहीं बाबूजी, मैंने हिम्मत जुटाई, मैं जापान जा रही हूं। जापान? बाबूजी चौंके। वहां क्यों? वहां कौन सी बड़ी कंपनी तुझे बुला रही है? कोई बड़ी कंपनी नहीं है बाबूजी, एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक वर्कशॉप। वहां मुझे मशीनें सुधारने और सीखने का काम मिलेगा। तनख्वाह बंगलौर वाली नौकरी से आधी भी नहीं है। आंगन में सन्नाटा पसर गया, इतना गहरा सन्नाटा कि कबूतरों की गुटरगूं भी शोर लगने लगी। बाबूजी धीरे से खड़े हुए। उनका चेहरा, जो अभी तक गर्व से चमक रहा था, अब गुस्से से तमतमाने लगा था। तू पागल हो गई है क्या? उनकी आवाज में कंपन था। 50 लाख की नौकरी छोड़कर तू एक फैक्ट्री में मजदूरी करने जाएगी, वो भी उस देश में जिसकी भाषा तक तुझे नहीं आती? क्या भांग खा ली है तूने? बाबूजी, आप नहीं समझेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की। पैसा सब कुछ नहीं होता। भारत के पास दिमाग है, लेकिन जापान के पास अनुशासन है, टेक्नोलॉजी की जड़ें हैं। मुझे वो सीखना है। मैं वहां जाकर जीरो से शुरू करना चाहती हूं, ताकि एक दिन भारत आकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकूं। मैं सिर्फ नौकर नहीं बनना चाहती बाबूजी, मैं मालिक बनना चाहती हूं। मालिक में है। चुप कर! बाबूजी ने इतनी जोर से डांटा कि नीम के पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ गए। मालिक बनेगी? अरे, हमने पेट काट काट कर तुझे इसलिए पढ़ाया कि तू सुख की रोटी खा सके, और तू कह रही है कि तू जानबूझकर आग में कूदेगी? मुझे लगा था मेरी बेटी सरस्वती है, पर तू तो मूर्ख निकली। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। बाबूजी आंगन में टहलते रहे पूरी रात। उनकी चप्पलों की आवाज मेरे सीने पर हथौड़े की तरह बज रही थी। सुबह होते होते उन्होंने फैसला सुना दिया। ठीक है, बाबूजी ने मेरी आंखों में देखे बिना कहा, तुझे जाना है ना जापान, जा। लेकिन एक बात सुन ले, अगर वहां जाकर तूने हमारी नाक कटाई या रोते हुए वापस आई तो समझ लेना रामकिशन मर गया। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन असली झटका तो अभी लगना बाकी था। जापान जाने के लिए, वीजा के लिए और वहां शुरुआती दिनों में रहने के लिए कम से कम 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, और हमारे घर में 5,000 भी नकद नहीं थे। दोपहर को मैंने देखा, घर के बाहर गांव का साहूकार खड़ा था और उसके साथ 2 आदमी थे जो हमारे बैलों हीरा और मोती को खोल रहे थे। मैं नंगे पैर भागी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? हीरा मोती को क्यों बेच रहे हैं? ये तो आपके बेटे जैसे हैं। बाबूजी ने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा था। बेटे तो शायद धोखा दे दें,
पर ये जानवर वफादार थे। पर अब क्या करूं, एक बेटी की जिद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सिर्फ बैल ही नहीं, बाबूजी ने गांव के बाहर वाला हमारा पुश्तैनी खेत, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, उसे भी गिरवी रख दिया। वो जमीन जिस पर मेरे दादा परदादा ने हल चलाया था, आज मेरी जिद की भेंट चढ़ गई। साहूकार ने नोटों की गड्डी बाबूजी के हाथ में थमाई। बाबूजी ने वो पैसे मेरे मुंह पर मारे। नोट हवा में बिखर गए। ये ले अपनी आजादी, ये ले अपना जापान, मेरे खून पसीने की और मेरे पूर्वजों की निशानी बेच दी मैंने। अब जा और सुन, जब तक कुछ बन न जाना, अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं जमीन पर गिरकर उन नोटों को समेटने लगी। हर नोट पर मुझे मिट्टी की खुशबू और बाबूजी की बेबसी महसूस हो रही थी। मैंने कसम खाई, वहीं उस धूल भरी जमीन पर माथा टेककर कसम खाई कि जब तक इस पैसे का एक एक पाई ब्याज समेत, इज्जत समेत वापस नहीं लौटा दूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। भारत की बेटी हूं, हार मानना हमारे खून में नहीं है। विदाई का वक्त सबसे मुश्किल था। मां रो रो कर बेहाल थी। मुझे डिब्बे भर भर के अचार और बेसन के लड्डू दे रही थी। वहां क्या खाएगी मेरी बच्ची, वहां तो सब कच्चा मछली खाते हैं। मां सुबक रही थी। मां, तू चिंता मत कर, तेरी बेटी भूखी रह लेगी, पर तेरा सिर नहीं झुकने देगी। बाबूजी नहीं आए मुझे छोड़ने। वो खेत की मेड़ पर पीठ करके बैठे थे। मैं जानती थी वो रो रहे हैं, लेकिन वो अपना कमजोर रूप मुझे नहीं दिखाना चाहते थे। मैंने दूर से ही उनके पैरों की धूल ली और बस में बैठ गई। बस जैसे जैसे गांव से दूर जा रही थी, मेरा दिल पीछे खिंचा जा रहा था। दिल्ली से टोक्यो की उड़ान, पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी। सब कुछ चमचमाता हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ हीरा और मोती की वो डबडबाई आंखें घूम रही थीं, जो खूंटे से खुलते वक्त मुझे देख रही थीं। जापान, उगते सूरज का देश, लेकिन मेरे लिए वहां की पहली सुबह अंधेरे जैसी थी। जिस कंपनी में मुझे काम मिला था, वो टोक्यो की चकाचौंध से दूर एक छोटे से औद्योगिक कस्बे में थी। यह कोई एसी वाला ऑफिस नहीं था, यह एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली पुरानी फैक्ट्री थी। चारों तरफ मशीन का शोर, तेल की बदबू और लोहे की खड़खड़ाहट। फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर नाकामुरा एक सख्त आदमी थे। उन्होंने मेरी डिग्रियां देखी भी नहीं। उनके लिए मैं आईआईटी की टॉपर नहीं, बस भारत से आई एक सस्ती मजदूर थी। ओए तुम, उन्होंने जापानी में चिल्लाकर इशारे से कहा, यह वर्दी पहन लो और वो मशीन नंबर 4 पर जाओ। वहां से जो पुर्जे निकल रहे हैं उन्हें साफ करो और डिब्बे में डालो। एक भी गलती हुई तो तनख्वाह काट लूंगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर तमाचा मारा हो। मैंने कोडिंग सीखी थी, बड़े बड़े एल्गोरिदम बनाए थे, और आज मैं ग्रीस और तेल में सने लोहे के टुकड़ों को कपड़े से पोंछ रही थी। मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग दूसरे एशियाई देशों के थे, लेकिन वहां भारतीयों के बारे में एक अजीब धारणा थी। लंच के समय जब मैंने अपना टिफिन खोला तो उसमें मां की दी हुई रोटी और आम का अचार था। उसकी तीखी खुशबू पूरी कैंटीन में फैल गई। पास बैठे कुछ जापानी कर्मचारी नाक सिकोड़ने लगे। कैसी बदबू है, एक ने कहा। ये भारतीय लोग हर चीज में मसाला डालते हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ मजदूरी के लायक हैं, दूसरे ने हंसते हुए कहा। मुझे जापानी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। उनकी बातें सुनकर निवाला मेरे गले में अटक गया। मन किया कि चिल्लाकर कहूं कि जिस मसाले का तुम मजाक उड़ा रहे हो, उसी भारत ने दुनिया को मसालों का स्वाद चखाया है। जिस देश को तुम मजदूरों का देश समझ रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के सीईओ उसी देश के हैं। लेकिन मैं चुप रही। अभी जवाब देने का वक्त नहीं था, अभी वक्त था काम करने का। काम इतना थका देने वाला था कि शाम तक मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे, पैरों में सूजन आ जाती थी। 10-10 घंटे खड़े रहना, वो भी बिना रुके, और गलती होने पर जापानी सुपरवाइजर की डांट, जो समझ न आने पर भी चुभती थी। रात को मुझे कंपनी की डॉर्मेट्री में एक छोटा सा बिस्तर मिला था। वहां लेटे लेटे मैं अपनी फटी हुई हथेलियों को देखती। क्या इसीलिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी? क्या बाबूजी सही थे? क्या मैंने गलती कर दी? कभी कभी जब भूख लगती और पैसे बचाने के लिए मैं रात का खाना छोड़ देती, तो मां के हाथ के बने गरम गरम पराठे याद आते। आंखों से आंसू बहकर कान तक चले जाते। लेकिन रोने का भी हक नहीं था मुझे, मैंने ही तो यह रास्ता चुना था। एक दिन फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। जर्मनी से आई एक बहुत महंगी और आधुनिक रोबोटिक मशीन, जो गाड़ियों के इंजन को असेंबल करती थी, अचानक रुक गई। लाल बत्ती जलने लगी और सायरन बजने लगा। पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप हो गई। मिस्टर नाकामुरा पसीने से तरबतर होकर इधर उधर भाग रहे थे। इंजीनियर को बुलाओ, जल्दी करो,
हर मिनट का लाखों का नुकसान हो रहा है। वे चिल्ला रहे थे। पता चला कि मुख्य इंजीनियर शहर से बाहर है और उसे आने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन फैक्ट्री बंद रहने का मतलब था करोड़ों का नुकसान और शायद कंपनी का दिवालिया निकलना। वहां खड़े सभी जापानी तकनीशियन सिर झुकाए खड़े थे। वे मशीन के मैनुअल देख रहे थे, तार चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। समस्या हार्डवेयर की नहीं, सॉफ्टवेयर की लग रही थी। मशीन का दिमाग खराब हो गया था। मैं भीड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। मेरी इंजीनियर की आत्मा जाग उठी। मैंने उस मशीन के एरर कोड को दूर से देखा। वह कोड, वह तो मेरे लिए बच्चों का खेल जैसा था। वह एक पुराना C++ कोड था जिसमें एक छोटा सा लूप फंस गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे आगे आना चाहिए? अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। और वैसे भी मैं तो बस एक सफाई करने वाली लड़की हूं, मेरी बात कौन सुनेगा? तभी मुझे बाबूजी के शब्द याद आए, जब तक कुछ बन न जाना शक्ल मत दिखाना। यही मौका था, यही वह पल था जो मेरी किस्मत बदल सकता था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी गंदी वर्दी को झाड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। सुमिमा सेन, माफ कीजिए, मैंने अपनी टूटी फूटी जापानी में कहा। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मिस्टर नाकामुरा ने मुझे गुस्से से देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? अपनी जगह पर जाओ। यह इंजीनियरों का काम है, सफाई वालों का नहीं। सर, मैंने अंग्रेजी और जापानी मिलाकर कहा, क्योंकि मुझे अपनी बात समझानी थी। मैं जानती हूं कि समस्या क्या है। यह मशीन खराब नहीं है, इसका कोड अटक गया है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे 10 मिनट में ठीक कर सकती हूं। वहां खड़े सब लोग हंस पड़े। यह लड़की पागल है, एक सुपरवाइजर ने कहा। इसे क्या पता कोडिंग क्या होती है? यह तो भारत से है, शायद सपेरों के मंत्र पढ़कर मशीन ठीक करेगी। उस ताने ने मेरे अंदर आग लगा दी। यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, यह मेरे देश का अपमान था। मैंने मिस्टर नाकामुरा की आंखों में सीधे देखा। मेरे अंदर का डर गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक भारतीय का आत्मविश्वास था। सर, मैंने दृढ़ता से कहा, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो 2 दिन इंतजार करें और लाखों का नुकसान सहें, या मुझे 10 मिनट दें। अगर मैं ठीक न कर पाई तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। मैं अपनी महीने भर की तनख्वाह भी नहीं मांगूंगी। नाकामुरा ने मेरी आंखों में देखा। शायद उन्हें वहां वो सच्चाई दिखी जो आमतौर पर मजदूरों में नहीं दिखती। डूबते को तिनके का सहारा। उन्होंने घड़ी देखी और फिर बेमन से सिर हिलाया। सिर्फ 10 मिनट। अगर मशीन को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैं मशीन के कंट्रोल पैनल के पास गई। कीबोर्ड पर मेरी उंगलियां पड़ी। वह स्पर्श, जैसे सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रही हूं। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैंने स्क्रीन पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई पक्का उस्ताद हारमोनियम बजा रहा हो। वहां खड़े लोग सन्न रह गए। वे देख रहे थे कि एक तेल में सनी हुई लड़की जिसके बाल बिखरे हैं, वो इतनी तेजी से कोड कैसे लिख सकती है। 7 मिनट। मैंने एंटर दबाया। एक पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर मशीन से एक बीप की आवाज आई, हरी बत्ती जली और वो विशाल रोबोटिक हाथ फिर से अपनी लय में काम करने लगा। फैक्ट्री में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मेरी अपनी सांसें मुझे सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मिस्टर नाकामुरा धीरे धीरे मेरे पास आए। उनका मुंह खुला का खुला था। तुमने यह कैसे किया? तुम तो अनपढ़ मजदूर थी ना? मैंने सिर उठाया। चेहरे पर पसीना था लेकिन होठों पर मुस्कान थी। नहीं सर, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, और हम भारतीय गणित और कोडिंग मां के पेट से सीख कर आते हैं। मेरे पास IIT की डिग्री है जो शायद आपकी नजर में कागज का टुकड़ा थी, लेकिन आज उसी कागज ने आपकी मशीन बचाई है। उस दिन मैंने सिर्फ मशीन नहीं सुधारी थी, उस दिन मैंने फैक्ट्री के हर उस जापानी कर्मचारी के दिमाग में भारत का नक्शा बदल दिया था। अब मैं उनके लिए अचार खाने वाली मजदूर नहीं थी, अब मैं आराध्यासान थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। घर से खबर आने वाली थी, एक ऐसी खबर जो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका देगी। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। जिस मिस्टर नाकामुरा को मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, अगले दिन सुबह वही मेरे लिए ऑफिस का दरवाजा खोलकर खड़े थे। मुझे वो गंदी वर्दी उतारने को कहा गया और एक साफ सुथरा सफेद लैब कोट दिया गया। उस कोट पर मेरा नाम लिखा था, इंजीनियर आराध्या। जब मैंने वह कोट पहना
तो मुझे लगा जैसे मैंने अपने बाबूजी का खोया हुआ सम्मान वापस पहन लिया हो। मुझे फैक्ट्री के फ्लोर से हटाकर ऊपर कांच वाले केबिन में बिठाया गया। वहां एसी चल रहा था, कॉफी की मशीन थी और कंप्यूटर था। लेकिन सच कहूं, मेरा मन अभी भी उन मशीनों के बीच था। हम भारतीय एसी कमरों में बैठकर दुनिया नहीं बदलते, हम धूल और पसीने के बीच से ही रास्ता निकालते हैं। मेरी पहली बड़ी चुनौती जल्द ही सामने आई। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, बुलेट ट्रेन के लिए एक खास कूलिंग सिस्टम। जापानी इंजीनियर पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन मशीन बार बार गर्म हो रही थी। वे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े पंखे और लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साइज बहुत बड़ा हो रहा था। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। बड़े बड़े जापानी वैज्ञानिक सिर झुकाए बैठे थे। नाकामुरा साहब ने मेरी तरफ देखा। आराध्या सान, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? मैंने ड्राइंग बोर्ड पर बने डिजाइन को देखा। समस्या यह थी कि वे लोग मशीन को ठंडा करने के लिए बाहर से ताकत लगा रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए मार्कर उठाया। सर, मैंने हिंदी में ही सोचना शुरू किया और टूटी फूटी जापानी में समझाया। भारत में हम जब मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं तो वह बिना बिजली के ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वाष्पीकरण, इवैपोरेशन। हमें मशीन को बाहर से ठंडा नहीं करना है, हमें मशीन को सांस लेने देना है। वहां बैठे सब लोग हैरान थे। मिट्टी का घड़ा, यह क्या तकनीक है? मैंने उन्हें वैदिक गणित और भारतीय जुगाड़ का असली मतलब समझाया। मैंने मशीन के डिजाइन में कुछ ऐसे बदलाव किए जो देखने में बहुत साधारण थे लेकिन असरदार थे। हमने महंगे कूलिंग सिस्टम हटा दिए और मशीन के ढांचे में हवा के बहाव, एयर फ्लो को बदल दिया। परिणाम, मशीन का तापमान 15 डिग्री कम हो गया और लागत पहले से 10 गुना कम। उस दिन नाकामुरा साहब ने भरी मीटिंग में कहा था, जापान के पास तकनीक है लेकिन भारत के पास दृष्टि है, जो हम करोड़ों खर्च करके नहीं कर पाए, इस लड़की ने अपनी देसी सोच से कर दिखाया। मेरी तनख्वाह 3 गुना कर दी गई, बोनस मिला। मैंने वह सारा पैसा इकट्ठा किया, एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। न नए कपड़े, न अच्छा खाना। मैं लंच में सिर्फ उबले चावल और नमक खाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे वो 5 लाख रुपए चुकाने थे। मुझे अपनी जमीन छोड़वानी थी। हर महीने जब मैं पैसे घर भेजती तो फोन पर मां रो पड़ती थी, बिटिया तू खुद कुछ खाती है या नहीं? आवाज कितनी कमजोर लग रही है। अरे मां, मैं तो यहां राजाओं की तरह रहती हूं, पिज्जा बर्गर खाती हूं। मैं झूठ बोल देती थी, जबकि हकीकत में मैं रात को पेट पर कपड़ा बांधकर सोती थी ताकि भूख न लगे। लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। दिवाली का समय था। जापान में तो कोई दिवाली नहीं होती, बस आम दिनों की तरह काम चलता है। मैंने सोचा था शाम को अपने कमरे में एक दिया जलाऊंगी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर छोटा भाई का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय फोन, हेलो। उधर से सिर्फ रोने की आवाज आई। दीदी, दीदी अनर्थ हो गया। क्या हुआ? साफ साफ बोल। मेरे हाथ कांपने लगे। बाबूजी, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैसे हुआ ये? वो साहूकार, वो कल घर आया था। उसने कहा कि जमीन की कीमत बढ़ गई है और अगर कल तक पूरा ब्याज नहीं दिया तो वो जमीन बेच देगा। बाबूजी ने बहुत मिन्नतें कीं, अपने पगड़ी तक उसके पैरों में रख दी, पर उसने लात मार दी। बाबूजी यह बर्दाश्त नहीं कर पाए दीदी। वो वहीं छाती पकड़कर गिर गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे बाबूजी जो शेर की तरह दहाड़ते थे, आज एक साहूकार के पैरों में गिरे थे, और वो भी मेरी वजह से। अगर मैं जापान ना आती तो यह नौबत ना आती। कितने पैसे चाहिए? मैंने पूछा। मेरी आवाज पत्थर जैसी हो गई थी। 8 लाख, और वो भी कल सुबह तक। नहीं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। 8 लाख। मेरे पास बैंक में जमा किए हुए 5 लाख थे, बाकी के 3 लाख। जापान में विदेशी को कोई लोन नहीं देता, दोस्तों से मांग नहीं सकती थी। क्या करूं? क्या अपने बाप को मरने दूं? मैं पागलों की तरह कमरे में टहलने लगी। भारत का वो साहूकार मेरी मजबूरी पर हंस रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि किसान की बेटी गई तो विदेश है, लेकिन औकात तो वही है। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं उसी वक्त रात के 10 बजे नाकामुरा साहब के घर के लिए भागी। बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं था। मैंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। नाकामुरा साहब ने दरवाजा खोला। मुझे भीगा हुआ देख हैरान रह गए। आराध्या सान, क्या हुआ?
मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी। जापानी संस्कृति में इसे दोगेजा कहते हैं, यानी सबसे बड़ी भीख मांगना। सर, मुझे बचाइए, मेरे पिता मर रहे हैं, मुझे अभी इसी वक्त मेरी आने वाली 3 साल की तनख्वाह एडवांस में चाहिए। मैं वादा करती हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, लेकिन मेरे पिता को बचा लीजिए। नाकामुरा साहब ने मुझे उठाया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वहां लाचारी नहीं थी, वहां एक बेटी की आग थी। उठो, तुम भारत की बेटी हो, और मैंने सुना है भारतीय किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा हक है। उन्होंने उसी रात कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए। मैंने भाई को पैसे भेजे और फिर पूरी रात भगवान शिव की फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करती रही। हे महादेव, अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं यह सफलता, यह पैसा, यह जापान सब कुछ जला दूंगी। 2 दिन बाद खबर आई, ऑपरेशन सफल रहा, बाबूजी बच गए। लेकिन जब बाबूजी को होश आया और उन्हें पता चला कि मैंने इतने पैसे भेजे हैं, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उससे कह दो, पैसे भेजकर उसने बाप का कर्ज नहीं चुकाया है, उसने अपनी आजादी गिरवी रख दी होगी वहां। मुझे ऐसी बेटी का पैसा नहीं चाहिए। बाबूजी की कड़वाहट अभी गई नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी ने यहां जापानियों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा दिया है। अगले 2 साल मैंने मशीन की तरह काम किया, दिन में ऑफिस, रात में एक्स्ट्रा शिफ्ट। मैंने नाकामुरा साहब का एक एक पैसा चुकाया, और सिर्फ पैसा नहीं चुकाया, मैंने अपनी काबिलियत से कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी कंपनी को भारत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और कंपनी चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट का हेड कोई ऐसा हो जो दोनों देशों को समझता हो। नाकामुरा साहब ने मुझे बुलाया। आराध्या, कंपनी चाहती है कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जापानी नागरिकता सिटीजनशिप लेनी होगी। कंपनी के नियम हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ जापानी नागरिक ही संभाल सकता है। यह तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है। तुम यहां की पक्की नागरिक बन जाओगी। मेरे सामने एक कागज रखा था, नागरिकता का फॉर्म। बस एक साइन और मैं हमेशा के लिए जापानी बन जाऊंगी। गरीबी, धूल, मिट्टी, बिजली कटौती सब पीछे छूट जाएगा। मैं एक विकसित देश की नागरिक बन जाऊंगी। मेरे दोस्त कह रहे थे, पागल मत बन आराध्या, साइन कर दे। भारत में क्या रखा है? वही गंदगी, वही भीड़। यहां देख, कितनी साफ सफाई है, कितनी इज्जत है। मैंने पेन उठाया, हाथ कांप रहा था। क्या मुझे साइन करना चाहिए? तभी मुझे बाबूजी का चेहरा याद आया। मुझे याद आया वो खेत जिसे उन्होंने मेरे लिए गिरवी रखा था। मुझे याद आया मेरे गांव का वो सरकारी स्कूल जहां छत से पानी टपकता था, फिर भी हम पढ़ते थे। अगर हर पढ़ा लिखा भारतीय यही सोचकर विदेश का हो गया तो मेरे भारत का क्या होगा? मेरे देश को कौन बनाएगा? मैंने पेन नीचे रख दिया। माफ कीजिए सर, मैंने हिंदी में कहा, फिर जापानी में अनुवाद किया। मैं यह साइन नहीं कर सकती। नाकामुरा साहब चौंक गए। क्यों? यह तो सबका सपना होता है। सर, यह कागज मुझे सुख दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। मेरा भारत भले ही आज धूल और मिट्टी में सना हो, लेकिन वह मेरा है। अगर मैं यहाँ की नागरिक बन गई तो मैं एक अच्छी जापानी बन सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मैं वो तकनीक, वो अनुशासन जो मैंने आपसे सीखा है, उसे अपने देश ले जाना चाहती हूँ। मुझे अपने देश को जापान जैसा नहीं बनाना। मुझे अपने देश को भारत ही रहने देना है, बस एक सशक्त भारत बनाना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा आज मेरी नौकरी गई, आज मेरा सब कुछ खत्म। लेकिन तभी नाकामुरा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर मुझे प्रणाम किया। तुम्हारे जैसा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा। जाओ आराध्या, अपने देश जाओ, हमें तुम पर गर्व है। वापसी का दिन आ गया। 5 साल, पूरे 5 साल बाद मैं अपने वतन लौट रही थी। हवाई जहाज जब दिल्ली के ऊपर से गुजर रहा था तो नीचे की रोशनी देखकर मेरा सीना गर्व से फूल गया। यह मेरा देश है। मैं टैक्सी लेकर सीधा अपने गांव नहीं गई। मैं पहले साहूकार के घर गई। साहूकार अपनी गद्दी पर बैठा था। वही घमंड, वही अकड़। मैंने उसके सामने एक बैग रखा। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। गिन ले, मूलधन, ब्याज और तेरी बकवास का हर्जाना सब है इसमें। और खबरदार जो आज के बाद मेरे पिता की तरफ आंख उठाकर भी देखा
साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरे पीछे 2 जापानी बॉडीगार्ड खड़े थे जो कंपनी ने मेरी सुरक्षा के लिए भेजे थे। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। कल तक जिस लड़की को सबने ताना मारा था, आज वो शेरनी बनकर लौटी थी। मैंने अपने खेत के कागज छीने और घर की तरफ भागी। घर वैसा ही था, वही नीम का पेड़, वही खाट। बाबूजी आंगन में बैठे थे। अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी। वो लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गेट खोला। बाबूजी, बाबूजी रुके। उन्होंने धीरे से सिर घुमाया। उनकी धुंधली आंखों ने मुझे पहचानने की कोशिश की। कौन? मैं, आपकी आराध्य, आपकी जिद्दी बेटी। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। बाबूजी, देखिए, मैं वापस आ गई और खाली हाथ नहीं आई हूं। मैंने हमारी जमीन छुड़ा ली है। मैंने साहूकार का मुंह बंद कर दिया है। और देखिए, मैंने बैग से एक मेडल निकाला जो मुझे जापान सरकार ने दिया था। लोग कहते थे मैं वहां बर्तन मांजूंगी, लेकिन बाबूजी, मैंने वहां भी भारत का झंडा गाड़ा है। आज जापान की ट्रेनें आपकी बेटी के बनाए नक्शे पर चलती हैं। बाबूजी चुप थे, एकदम चुप। मुझे डर लगा, क्या वो अब भी नाराज हैं? तभी मुझे अपने सिर पर एक कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ। मैंने ऊपर देखा। बाबूजी रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पगली, उनकी आवाज भरी हुई थी, तूने तो कहा था तू सिर्फ पैसे कमाने जा रही है, लेकिन तू तो मेरा अभिमान बनकर लौटी है। उन्होंने मुझे उठाया और सीने से लगा लिया। उस बूढ़े शरीर की खुशबू, वो मिट्टी और पसीने की महक दुनिया के किसी भी महंगे परफ्यूम से बेहतर थी। मुझे लगा था मैंने अपनी बेटी खो दी। बाबूजी ने सुबकते हुए कहा, पर आज मुझे पता चला, मैंने बेटी नहीं, एक हीरा पाल रखा था। तूने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। और आज मुझे पता चला, गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। जो लोग कहते थे लड़की है, क्या कर लेगी, आज वे सब मेरे पैरों को छूने के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें रोका। पैर मेरे मत छुओ, पैर इस मिट्टी के छुओ जिसने मुझे यह संस्कार दिए। मैं जापान गई, लेकिन मेरे अंदर का भारत कभी नहीं गया। अंत में आज 10 साल बाद मैं अपनी खुद की कंपनी चला रही हूं। बेंगलोर में नहीं, अपने उसी गांव में। मेरे गांव के बच्चे अब खेती के साथ साथ कोडिंग भी सीखते हैं। हम जापान को सॉफ्टवेयर निर्यात करते हैं। लोग पूछते हैं, मैम, जापान में तो जिंदगी बहुत आसान थी, आप वापस क्यों आई? मैं बस मुस्कुरा देती हूं। आसान जिंदगी जीने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन अपने देश को, अपनी मिट्टी को सोना बनाने का मजा ही कुछ और है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह एक जीता जागता देवस्थान है और इसकी सेवा करना दुनिया की किसी भी नौकरी से बड़ा है।